हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सिविल सर्विसेज ड्रीम चैनल। दोस्तों, हम सीसेट की प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर रहे हैं, तो आइए देखते हैं। दोस्तों, कह रहा है, पहले पैसेज देखेंगे हम कि क्लाइमेट चेंज इज़ ऑलरेडी मेकिंग मेनी पीपल हंग्री। जो क्लाइमेट चेंज होता है उसकी वजह से ऑलरेडी बहुत सारे लोग भूखे रह जाते हैं पूरे विश्व में, बाय डिसरप्टिंग द क्रॉप यील्ड्स एंड पुशिंग अप द प्राइसेस। क्रॉप के जो यील्ड्स हैं उसको ख़त्म करता है और प्राइसेस को भी बढ़ा देता है। ये बस खाने की बात नहीं है, न्यूट्रिएंट्स जो भी होते हैं वो भी कम होने लगते हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से खाना में। इट इज़ द पुअरेस्ट कम्युनिटीज दैट विल सफ़र। और हमेशा कौन सफ़र करता है? हमेशा गरीब पुअर जो कम्युनिटी है वो सफ़र करते हैं, जिसमें कि हंगर जो होती है, मैल न्यूट्रिशन होता है, लाइवलीहुड जो थ्रेटन में आता है, ये सारे चीज़ें प्रॉब्लम होने लगती है। और कौन सी कम्युनिटी करती है सफ़र? पुअर कम्युनिटीज़ करती है। उसके बाद बोला जा रहा है कि देखा जाए तो दूसरी तरफ पॉवर्टी जो है वो ड्राइवर है क्लाइमेट चेंज का। कहने का मतलब दोस्तों, क्लाइमेट चेंज से पॉवर्टी हो रही है एंड पॉवर्टी से भी क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्योंकि जो डेस्परेट कम्युनिटीज़ है वो हमेशा अनसस्टेनेबल तरीके से रिसोर्सेज को यूज़ करती हैं। मतलब सही तरीके से रिसोर्स को नहीं यूज़ करके वो अपने करेंट नीड्स को पूरा करते हैं। दोस्तों, आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि आपको बताना है कि मोस्ट लॉजिकल कोरोलरी क्या है अबव पैसेज से। तो आप ऑप्शन देखिए पहले। दोस्तों, मैंने आपको कुछ कुछ चीज़ें बताई हैं कि आप ऑप्शंस को कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे तो ऑल, हमें पूरा स्टेटमेंट पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है और हम देखेंगे स्टेटमेंट कैसे हम एलिमिनेट करते हैं। तो यहाँ पे ऑल है तो ये एलिमिनेट हो गया, यहाँ पे मस्ट है तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। यहाँ पे कह रहा है कि पॉवर्टी एंड क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट्स री इन्फोर्स ईच अदर एंड देयरफॉर वी हैव टू री इमेजिन आवर फूड सिस्टम। डॉट कर देते, ये देखते हैं। गवर्नमेंट शुड अलोकेट मोर फंड्स टू पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स एंड इंक्रीज फूड सब्सिडीज टू द पुअर कम्युनिटीज़। दोस्तों, ये गलत है। कह रहा है कि गवर्नमेंट को अलोकेट करना चाहिए और भी फंड्स और बढ़ा देना चाहिए सब्सिडीज़ गरीब पुअर कम्युनिटीज़ के लिए। ये पैसेज में ऐसी कोई बात नहीं कही गई है और हमने देखा है कि गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई बात नहीं कही गई थी। दोस्तों, ऑप्शन हो जाएगा ये कि पॉवर्टी एंड क्लाइमेट चेंज जो है वो री इन्फोर्स करते हैं ईच अदर को, इसीलिए हमें अपने फूड सिस्टम को री इमेजिन करना चाहिए। आइए देखते हैं अगला सवाल। नेक्स्ट पैसेज है कि दोस्तों, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट है। इसमें ये बोला गया था कि जो पोर्टफोलियो का जो इन्वेस्टमेंट्स का शेयर होता है एडवांस्ड इकोनॉमीज़, यानी कि जो अमीर देश होते हैं, इन टोटल डेट टू इक्विटी रेशियो की बात कर रहा है। कर रहे डेट टू इक्विटी रेशियो इन्वेस्टमेंट्स जो इमर्जिंग इकोनॉमीज़ होती हैं हैज़ डबल इन द पास्ट डिकेड। वो डबल हो गया है पास्ट डिकेड में, 10 साल में। कितना हो गया? डबल हो गया, 12% हो गया है। एंड द फेनोमेनन हैज़ इम्प्लीकेशंस फॉर द इंडियन पॉलिसी मेकर्स। और इसका इम्प्लीकेशंस क्या इंडियन पॉलिसी मेकर्स पे भी हो गया है कि जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स है डेट एंड इक्विटी मार्केट्स में, वो बढ़ गया है। The phenomenon is also placed as a threat that could compromise global financial stability in the chain reaction। कह रहे हैं कि ये थ्रेट भी है जो कि कॉम्प्रोमाइज़ करेगा ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को चेन रिएक्शन में, इन द इवेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स फेडरल रिजर्व्स एमिनेंट रिवर्सल ऑफ इट्स क्वांटिटेटिव ईजिंग पॉलिसी। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि आपको मोस्ट रेशनल एंड क्रिटिकल इन्फ्लुएंस बताना है पैसेज से। तो दोस्तों, हम वही देखने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, देखेंगे कि एलिमिनेट कैसे करना है ऑप्शन। तो अगर हम ऑप्शन देखें तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स आर नॉट गुड फॉर इमर्जिंग इकोनॉमीज़। तो दोस्तों, ये बिल्कुल गलत है। ऐसा कहीं नहीं कहा है कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स जो है वो इमर्जिंग इकोनॉमीज़ यानी डेवलपिंग इकोनॉमीज़ के लिए वो बिल्कुल ही सही नहीं है। उसकी इम्पैक्ट्स और बैड इम्पैक्ट्स के बारे में बताया गया था। नेक्स्ट कह रहा है कि एडवांस्ड इकोनॉमीज़ अंडरमाइन द ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। ये भी गलत है। ऐसा नहीं है कि जो एडवांस्ड इकोनॉमीज़ है वो ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को अंडरमाइन करती हैं। कह रहे इंडिया को डिजिस्ट करना चाहिए, मतलब इंडिया को नहीं लेना चाहिए, एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स फ्यूचर में। ऐसा कुछ नहीं कहा गया कि इंडिया को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। उसने इमर्जिंग इकोनॉमीज़ एंड एडवांस्ड इकोनॉमीज़ की बात की थी। तो दोस्तों, हम ये ऑप्शन टिक कर देंगे कि ये ऑप्शन सही है। इमर्जिंग इकोनॉमीज़ आर एट अ रिस्क ऑफ शॉक फ्रॉम एडवांस्ड इकोनॉमीज़। अगला पैसेज कह रहा है कि जो ओपन डेफिकेशन है वो डिज़ास्ट्रस है प्रैक्टिस करना डेंसली पॉपुलेटेड एरिया में। जहाँ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है वहाँ पे तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। वेयर इट इज़ इम्पॉसिबल टू कीप अवे द ह्यूमन फेसेस फ्रॉम द क्रॉप्स, वेल्स, फूड एंड चिल्ड्रंस हैंड। जबकि यहाँ पे इससे जो ह्यूमन फेसेस होते हैं उसको
इम्पॉसिबल हो जाता है कि हम बच्चों से, क्रॉप से, मतलब वेल से, फूड से हम दूर रखें। तो ग्राउंड वाटर जो होता है वो कंटामिनेटेड बाय द पुअर डेफिकेशंस, और जब डेफिकेशन सही नहीं होता है दोस्तों, तो उसकी वजह से क्या होता है कि ग्राउंड वाटर जो होता है वो कंटामिनेट हो जाता है। मेनी इंजेस्टेड जर्म्स एंड वर्म्स स्प्रेड डिजीज़, बहुत सारे इंजेस्टेड जर्म्स एंड वर्म्स जो होते हैं वो बीमारी फैलाते हैं। दे प्रिवेंट द बॉडी फ्रॉम एब्जॉर्बिंग कैलोरीज, वो हमारे बॉडी को रोकते हैं कैलोरीज एब्जॉर्व करने से और न्यूट्रिएंट से। नियरली 1/2 ऑफ द इंडियाज चिल्ड्रन रिमेन malnourished, कह रहे हैं कि 1/2 ऑफ द मतलब 50% जो चिल्ड्रन है पॉपुलेशन के वो मल नरिस्ड है, मतलब उनको सही से खाना नहीं मिलता। एंड लैक ऑफ देम डाई फ्रॉम द प्रिवेंटेबल कंडीशंस। डायरिया लीव्स इंडियंस बॉडीज स्मॉलर ऑन द एवरेज दैन दोज इन द पुअरर कंट्रीज। फिर कह रहा है कि जो डायरिया की वजह से क्या होता है कि जो इंडियन की बॉडीज़ है वो स्मॉल हो जाती है एवरेज पीपल, अगर हम कुछ पुअर कंट्रीज से अगर हम वो रिलेट करें तो, जहाँ पे पीपल ईट फ्यूअर कैलोरीज, हमसे कम कैलोरीज खाते हैं, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ के जो लोग हैं उनका जो बॉडी है वो थोड़ा स्मॉलर होता है। अंडरवेट मदर्स जो होती हैं, जो मदर्स अंडरवेट होती हैं वो क्या करती हैं, वो स्टंटेड बॉडी। उसके बाद बोला गया है कि जो मदर होती हैं, जैसे कि एक मिनट, जो अंडरवेट मदर्स होती हैं जिनकी वेट कम होती है वो स्टंटेड बेबीज़ प्रोड्यूस होता है, प्रॉन टू द सिकनेस हु मे फेल टू डेवलप देयर फुल कॉग्निटिव पोटेंशियल। स्टंटेड बेबीज़ का मतलब होता है दोस्तों कि वेट के हिसाब से, एज के हिसाब से हाइट नहीं बढ़ना, तो ये प्रॉब्लम होती है। एंड जर्म्स जो रिलीज होते हैं इन्वायरमेंट में वो रिच एंड पुअर दोनों को ही हार्म करते हैं, ठीक है, इवन दोज हु यूज़ लैट्रिन्स। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि सवाल क्या पूछा गया है। तो दोस्तों आपको बताना है इसमें से कि मोस्ट जो क्रिटिकल इन्फ्लुएंस है वो क्या है एवर पैसेज से। तो आइए ऑप्शन देखते हैं। कह रहे हैं कि सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स इन इंडिया डू नॉट हैव इनफ रिसोर्सेज टू अफोर्ड द लैट्रिन फॉर ईच हाउस होल्ड। बिल्कुल गलत है, ऐसी बात कहीं नहीं कही गई है कि जो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट है वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं। ओपन डेफिकेशन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया, डॉट कर देते हैं। ओपन डेफिकेशन रिड्यूसेस द ह्यूमन कैपिटल ऑफ इंडियाज वर्कफोर्स एंड ओपन डेफिकेशन इज़ द पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम इन ऑल द डेवलपिंग कंट्रीज। दोस्तों ये बात जैसे मैंने आपको पहले भी कहा है कि जो ऑल वाला होता है ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं, तो हमारे पास 2 ऑप्शन बचे हैं। तो अगर ये ऑप्शन हम देखेंगे कि ओपन डेफिकेशन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम ऑफ इंडिया, तो ये पैसेज में कहीं नहीं कहा गया, ये ऑप्शन सही है कि ये जो होता है ये ह्यूमन कैपिटल के वर्कफोर्स को इंडिया कम करता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं अगला पैसेज। वी जनरली टॉक अबाउट द डेमोक्रेसी, हम जनरली डेमोक्रेसी के बारे में बात करते हैं, लेकिन जब किसी पर्टिकुलर थिंग की बात होती है हम प्रीफर करने लगते हैं कास्ट को, कम्युनिटी को या फिर धर्म को। जब तक हम इस काइंड ऑफ टेम्पटेशन में रहेंगे तो हमारा डेमोक्रेसी जो है वो डेमोक्रेसी सही नहीं होगा। हमें ऐसी पोजीशन में रहना चाहिए कि हमें सबका रिस्पेक्ट करना चाहिए, सबको अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए डेवलपमेंट के लिए जो डिज़र्व करता है, एंड नॉट टू दोज हु हैपन टू बिलोंग टू आवर कम्युनिटी और रेस। कह रहा है कि और ये जो फैक्ट है फेवरेटिज्म का वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर मच डिसकंटेंट एंड इलविल इन आवर कंट्री। इसकी वजह से हमारे देश में बहुत सारी प्रॉब्लम है इसी की वजह से। तो दोस्तों आपसे सवाल ये पूछा गया है कि आपको बताना है कि बेस्ट सम ऑफ क्या है पैसेज का, मतलब आपको ऐसा रिफ्लेक्शन बताना है ऑप्शन में से कि जो पूरे पैसेज को का रिफ्लेक्शन शो कर दे। तो है कि आवर कंट्री हैज़ अ लॉट ऑफ डाइवर्सिटी विद इट्स मेनी कास्ट, कम्युनिटीज़ एंड रिलीजन्स। दोस्तों ये पैसेज में दिया गया है लेकिन ये पूरे पैसेज का रिफ्लेक्शन नहीं है। ट्रू डेमोक्रेसी कुड बी established by providing equal opportunities to all. So far, none of us have actually understood the meaning of democracy. एंड ये दोस्तों देखिए क्या लिखा है कि ये भी एक्सट्रीम लाइन है कि अभी तक हमने किसी ने समझा कि एक्चुअल मतलब क्या है डेमोक्रेसी का। एंड इट विल नेवर बी पॉसिबल फॉर अस टू एस्टैब्लिश ट्रूली डेमोक्रेटिक गवर्नेंस इन आवर कंट्री। और ये भी एक्सट्रीम लाइन है, कह रहा है कि पॉसिबल ही नहीं है एक डेमोक्रेटिक गवर्नेंस देश में, कंट्री में प्रोवाइड करना, इस्टेब्लिश करना। तो ऑप्शन हो जाएगा ये कि ट्रू डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश हो सकता है अगर हम सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दें, जो कि पैसेज में भी यही कहा गया है। नेक्स्ट जो पैसेज है वो कह रहा है कि जो इस्टेब्लिशमेंट होती है फॉर्मल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का दैट ऑफर द सेफ, रिलायबल एंड अल्टरनेटिव फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स फंडामेंटल इन मोबिलाइजिंग सेविंग्स। दोस्तों जो फॉर्मल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं जहाँ पे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स का काम होता है
जो हमें सेफ़ तरीके से, जिसे हम रिलाय कर सकते हैं। और जो अल्टरनेटिव फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होता है वो क्या करते हैं, हमारे सेविंग्स को मोबिलाइज़ करते हैं, यानी कि हमारे सेविंग्स को अच्छी जगह यूज़ किया जाता है। टू सेव इंडिविजुअल्स नीड एक्सेस टू द, और सेव करने के लिए इंडिविजुअल्स को क्या चाहिए होता है कि सेफ हो और रिलायबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो। जिस तरीके से बैंक है, हम वहाँ सेविंग करते हैं, तो और रीजनेबल फाइनेंशियल इंसेंटिव्स हो, जो रिटर्न आए वो भी रीजनेबल हो। तो इस तरीके से एक्सेस जो होते हैं वो हर डेवलपिंग कंट्रीज़ में, हर एरियाज़ में अवेलेबल नहीं होते हैं, जैसे कि इंडिया में हुआ और बहुत सारे गाँव के इलाके में ऐसा होता है। सेविंग्स क्या करता है, जो गरीब हाउस होल्ड्स होते हैं उनके कैश फ्लो में काफ़ी वोलेटिलिटी लाता है। कहने का मतलब कि चेंजेस रहता है कैश फ्लो में, कि अगर कैश होता है उनके पास तो कभी भी खर्चा हो जाता है, ये वाला सीन। अगर बैंक में सेविंग्स होती है, जैसे कि फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स के लिए अगर आप बैंक में सेविंग करते हैं तो उसमें क्या होता है कि कैश फ्लो में बहुत ज़्यादा वेरिएशंस या फिर वोलेटिलिटी नहीं होती है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि सेविंग्स हेल्प करता है पुअर हाउस होल्ड्स को कि वो अपने कैश फ्लो को मैनेज करें और अपने कंजम्पशन को स्मूथ करें और अब वर्किंग कैपिटल बिल्ड करें। पुअर हाउस होल्ड्स विदाउट एक्सेस टू अ फॉर्मल सेविंग्स मैकेनिज्म, वो इनकरेज करता है इमीडिएट स्पेंडिंग टेम्पटेशंस का। दोस्तों वही लिखा है कि जो पुअर हाउस होल्ड्स हैं जिनके पास फॉर्मल सेविंग्स मैकेनिज्म नहीं होता है, उसकी वजह से क्या होता है कि वो उनकी स्पेंडिंग जो होती है, कैश उनके पास पड़ा रहता है तो वो खर्चा हो जाता है, यही कह रहा है। तो आइए देखते हैं सवाल क्या है। सवाल बोला जा रहा है कि आपको बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। तो क्या इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ऑफर नहीं करते हैं कोई भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट रूरल हाउस होल्ड्स को? ये गलत है। किया जाता है, लेकिन बहुत सारे एरियाज़ में है कि वहाँ भी अभी प्रोवाइड नहीं हो पा रहा है। एंड पुअर हाउस होल्ड्स टेंड टू स्पेंड देयर सेविंग्स ड्यू टू लैक ऑफ एक्सेस टू अप्रोप्रिएट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। व्हाट इज़ द क्रूशियल मैसेज कन्वर्ड इन द पैसेज? क्या क्रूशियल मैसेज पैसेज में कन्वर्ट किया जा रहा है? क्या ज़्यादा बैंक इस्टेब्लिश करना चाहिए, या फिर हमें जीडीपी ग्रोथ बढ़ाना चाहिए, हमें इंटरेस्ट रेट बैंक डिपॉजिट्स का बढ़ाना चाहिए? तो दोस्तों करेक्ट आंसर जो है, हमें फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रमोट करना चाहिए। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब होता है दोस्तों कि सारे सोसाइटी, सारे सेक्शंस को हम फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स में इन्वॉल्व करें और बैंकिंग फैसिलिटीज़ दें ताकि सबका भला हो। अच्छा, तो दोस्तों यही देखते हैं अगला पैसेज। अगला पैसेज ये कहता है कि गवर्नमेंट ले सकता है बहुत सारे स्टेप्स विच अदरवाइज, नहीं तो फिर इन्फ्रिंजमेंट टू द फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडिविजुअल सच एज द acquiring persons lands against his will or refusing permission for putting up a building, but a larger public interest for which these are done must be authorized by the parliament. डिस्क्रिशनरी पावर जो होती है एडमिनिस्ट्रेशन का, वो कैन बी डन अवे विथ, वो भी जा सकता है। एंड इट इज़ बिकमिंग मोर एंड मोर डिफिकल्ट टू कीप दिस पावर विद इन द लिमिट्स एज द गवर्नमेंट हैज़ मेनी नंबर ऑफ टास्क टू परफॉर्म। सरकार को बहुत काम करना होता है। एंड वेयर डिस्क्रिशन हैज़ टू बी यूज्ड, देयर मस्ट बी रूल्स एंड सेफ गार्ड्स टू प्रिवेंट द मिस यूज़ ऑफ दैट पावर। और जहाँ पर डिस्क्रिशन का यूज़ किया जाता है वहाँ पे रूल भी और सेफ गार्ड्स भी होने चाहिए ताकि पावर का मिस यूज होने से रोका जा सके। सिस्टम्स हैव टू बी डिवाइज्ड विच मिनिमाइज इफ़ नॉट प्रिवेंट द अब्यूज़ ऑफ डिस्क्रिशनरी पावर। गवर्नमेंट को काम करना चाहिए फ्रेमवर्क में रिकग्नाइज रूल्स और प्रिंसिपल्स के, और डिसीजंस भी उसी तरीके से लेना भी चाहिए और आगे फ्यूचर के बारे में भी सोचना चाहिए। देखते हैं हमसे सवाल क्या पूछा जा रहा है। सवाल पूछा जा रहा है कि आपको बताना है मोस्ट लॉजिकल एग्जम्पशंस क्या है। तो क्या गवर्नमेंट शुड ऑलवेज बी गिवन वाइड डिस्क्रिशनरी पावर इन ऑल द मैटर्स? दोस्तों मैंने आपको पहले ही कहा था, ऑल, ऑलवेज, ओनली वाले स्टेटमेंट्स जो होते हैं आप इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये एलिमिनेट हो गया। उसको नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे देखिए ये ओनली है, इसे भी एलिमिनेट कर दिया। The supremacy of rules and safeguards should prevail and is opposed to the influence of the exclusive discretion of authority. And now ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों सवाल है कि सिलेक्शन इज टू बी मेड फ्रॉम द वन पोस्ट ऑफ द प्रिंसिपल का एक पोस्ट है और 2 पोस्ट है वाइस प्रिंसिपल का। 6 कैंडिडेट्स हैं, इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है। ओनली 2 आर एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ द प्रिंसिपल्स। 2 बस ओनली है, 2 जो एलिजिबल हैं वो प्रिंसिपल के पोस्ट के हैं, लेकिन सारे लोग एलिजिबल हैं वाइस प्रिंसिपल के पोस्ट के लिए। तो आपको बताना है कि द नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशंस क्या है। तो हमें कॉम्बिनेशंस निकालने हैं इसमें, ठीक है। तो दोस्तों सवाल में ये है जैसे कि नंबर ऑफ प्रिंसिपल जो हैं वो C/1 हो जाएगा। तो कॉम्बिनेशन से कैसे फॉर्मूला है, C/1 है, C/2 × 1 / 1, तो ये हो जाएगा 2। एक हो गया 2।
ये क्या हुआ, पॉसिबल नंबर ऑफ सेलेक्शंस फॉर द प्रिंसिपल पोस्ट, प्रिंसिपल के पोस्ट के लिए है। उसके बाद दोस्तों हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि 2 ही लोग एलिजिबल हैं प्रिंसिपल के पोस्ट के लिए और सारे लोग एलिजिबल हैं वाइस प्रिंसिपल के पोस्ट के लिए, इसलिए सिलेक्शन के बाद जो सिलेक्शन जो प्रिंसिपल का होगा वो जब रह जाएंगे तो फिर वो वाइस प्रिंसिपल्स के लिए होंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं आगे। तो सेलेक्ट हो गए 2। उसके बाद दोस्तों नंबर ऑफ़ वेज जो सेकंड हो जाएगा वो 5 बच गया, तो उसमें करेंगे कॉम्बिनेशन C5 2 यानी 5 2 यानी 5 × 4। 2 का मतलब दोस्तों इसको 2 बार में वो करो फैक्टोरियल बाई 2 × 1, तो ये हो जाएगा 5 × 2 10, ये जगह 10 और पहले हमने निकाला था 2, तो 10 × 2 हो जाएगा 20, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें नन ऑफ द अबव 48। तो आइए देखते हैं अगला सवाल। कह रहे हैं कि स्टूडेंट जो है वो ऑप्ट करता है 2 सब्जेक्ट्स 5 सब्जेक्ट में कोर्स के, जो कि कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स है, मैथ्स है, मैथ्स 1 है एंड मैथ्स 2 है। तो मैथमेटिक्स 2 जो है वो ऑफर्ड किया जाता है उन्हीं बच्चों को जब वो मैथ्स 1 लेंगे। तो आपको बताना है कि जो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस होगा 2 सब्जेक्ट्स के वो ऑप्ट किए जाएंगे, वो बताना है आप। तो दोस्तों इसका कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा, इसका कॉम्बिनेशन बनेगा C4 2 इज इक्वल टू 4 × 3 बाई 2 × 1, तो कितना हो गया 6, तो ऑप्शन में 6 है। दोस्तों ये कह रहा है कि जब हम मैथ्स 1 लेंगे और मैथ्स दोनों ऑप्ट करेंगे तो हमारा नंबर ऑफ़ कॉम्बिनेशंस जो है वो 1 होगा। लेकिन अब जो है जब मैथ्स 2 ऑप्ट नहीं किए और 2 सब्जेक्ट्स जो हैं दूसरे सब्जेक्ट से ऑप्ट किए, तो नंबर ऑफ़ कॉम्बिनेशंस हमारा बनता है जो कि मैंने अभी बताया था आपको C4 2। तो इसका कॉम्बिनेशन आप सॉल्व कीजिए, तो ये हो जाएगा 4 × 3 बाई 2 × 1, तो ये हो जाएगा 6, तो हमारा करेक्ट आंसर हो गया 6। अ पर्सन ने ऑर्डर किया है 5 पेयर्स ऑफ ब्लैक सॉक्स एंड कुछ पेयर्स ऑफ ब्राउन सॉक्स। जो प्राइस है ब्लैक पेयर का वो थ्राइस है 3 गुना है ब्राउन पेयर से। प्रिपेयर करते टाइम बिल जो क्लर्क था वो इंटरचेंज कर दिया नंबर ऑफ जो ब्लैक था और ब्राउन था पेयर को मिस्टेक से वो क्या करते हैं इंटरचेंज कर दिया, तो विच इंक्रीज द बिल, तो बिल को इंक्रीज़ कर देता है बाई 100%। तो आपको बताना है कि नंबर ऑफ़ पेयर्स ऑफ ब्राउन सॉक्स ओरिजिनल ऑर्डर में कितने थे। तो दोस्तों इसको कैसे करेंगे, पहले आप ऑप्शन देख लीजिए। तो दोस्तों इसमें हम जो ब्राउन है सॉक्स उसको n मान लिया और जो नंबर है उसे n मान लिया और जो प्राइस है उसे x मान लिया पर पेयर। तो दोस्तों सवाल के अकॉर्डिंग जो प्राइस है ब्लैक पेयर का हो जाएगा, आपको जो ब्लैक पेयर का प्राइस है वो हो जाएगा 3x, तो करेक्ट बिल उसका होगा 5 पेयर्स ऑफ ब्लैक एंड n पेयर्स ऑफ ब्राउन सॉक्स। तो दोस्तों इसका इक्वेशन कैसे बनेगा, 5 × 3x प्लस nx इज इक्वल टू 15 प्लस nx, तो ये हो जाएगा n × 3x प्लस 5x। तो दोस्तों जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा n इज इक्वल टू 25 पेयर्स, क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो रॉन्ग बिल है वो 100% मोर है करेक्ट बिल के, तो वो हो जाएगा 2 × करेक्ट बिल। तो इसमें n की वैल्यू आ जाएगी 25 पेयर्स, यानी कि आंसर हो जाएगा 25। दोस्तों आज के लिए इतना ही, थैंक यू।